नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैंने जो मॉक दिया है आईबीपीएस एसओ लॉ ऑफिसर मेंस के लिए अ, उसको एनालाइज़ करेंगे। मेरा जो स्कोर रहा वो था 25 आउट ऑफ 60, 25.5 आउट ऑफ 60 एंड इट इज़ रियली बैड। मतलब लास्ट ईयर कट ऑफ गया था 45, 44। तो अभी 25 स्कोर करने का क्या ही मतलब है मतलब। पर ठीक है, देखते हैं मैंने क्या गलती की। Incorporated in the Secretary reference. Okay. Section 17 talks about reserve fund. That's what we need to remember about this section. Next, no banking company shall pay any dividend on its share unless all its capitalized expenses. No banking company shall pay any dividend on its share until all its capitalized expenses, including preliminary. I didn't attempt this question, so we need to learn about it. तो द क्वेश्चन इज saying कि कोई भी बैंकिंग कंपनी है वो जब तक आप अपना डिविडेंड पे नहीं करेगी, जब तक डिविडेंड पे नहीं करेगी तब तक कि जो भी उसके कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस हैं वो कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ ना हो गए हो। तो सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट इट एंड हमें बताना है कि कैपिटलाइज्ड एक्सपेंस में क्या इंक्लूडेड है। तो एज पर ऑप्शंस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस एंड शेयर सेलिंग कमीशन ब्रोकरेज सारे कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं और ये दिया हुआ है सेक्शन 15 में। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स और डीपीएस दैट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो सेक्शन 48 है, इट वाज वेरी इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 1। तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। व्हाट इज मीन बाय एक्सप्रेस प्रॉमिस। तो एक्सप्रेस प्रॉमिस ये होते हैं जब या तो प्रपोजल या एक्सेप्टेंस इज मेड इन वर्ड्स। सेक्शन 9 में प्रॉमिस एक्सप्रेस सेक्शन 9 में बात की है कि ये प्रॉमिसेस आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। और इम्प्लाइड प्रॉमिसेस होते हैं जो कि वर्ड्स के अलावा किसी भी और तरीके से बनाए जाएं, देन इट विल बी इम्प्लाइड प्रॉमिस अंडर सेक्शन 9 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी ई वर्ड। ऑब्वियसली ई सेक्शन 10 में हमें एक कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे एसेंशियल्स दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द वेरियस ग्राउंड ऑन द बेसिस ऑफ विच आरबीआई मे कैंसिल अ लाइसेंस ग्रांटेड टू अ बैंकिंग कंपनी। ये इसमें पूछा कि आरबीआई किन ग्राउंड्स पे ये लाइसेंस कैंसिल कर सकता है। सेक्शन 22 में ये लाइसेंस की बात की हुई है बैंकिंग कंपनी की। ये तो जो रिजर्व बैंक है वो बैंकिंग कंपनी का लाइसेंस किन कंडीशंस में कैंसिल कर सकता है। फर्स्ट थिंग, अगर वो बैंकिंग कंपनी अपना बिजनेस कैरी करना बंद कर दे, अगर बैंकिंग कंपनी की जो कंडीशन इम्पोज की हैं उसको कंप्लाई करना फेल कर दे, या फिर सेक्शन 22(3) एंड सेक्शन 22 क्लॉज सी की एम की जो वो कंडीशंस हैं उनको वो फुलफिल नहीं करती हैं। तो इनमें से कोई एक भी कंडीशन, हाँ तो यहाँ ऑल ए बी एन सी नहीं होगा कि ऑल ए बी ई एन सी का मतलब होगा कि हमें तीनों कंडीशन नेसेसरी हैं, लेकिन rather the कोई आंसर विल बी आइदर ए बी और सी। इनमें से कोई सा भी अगर एक भी चीज़ हो रही है तो वी में कैंसिल द लाइसेंस, मतलब आरबीआई में कैंसिल द लाइसेंस। नेक्स्ट इज नो बैंकिंग कंपनी शेल होल्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी हाउ एवर शो रिक्वायर्ड एक्सेप्ट। इसका मैंने इसे गलत आंसर किया है, लेट्स सी वाई। तो मैंने क्या किया है, एक्सेप्ट सच एज रिक्वायर्ड फॉर इट्स ओन यूज फॉर एनी पीरियड exceeding 7 years from the acquisition thereof. The right answer is or from the commencement of this act whichever is later. तो राइट आंसर इज कि कोई भी बैंकिंग कंपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्डिंग करेगी कि 7 साल से ज़्यादा एक्विजिशन, 7 साल का पीरियड कब से, या तो एक्विजिशन या फिर जो एक्ट आया है कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट द एक्ट बीइंग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, उन दोनों में से जो बाद में लेटर पीरियड है, मतलब जहाँ 7 साल लेट हो रहे हैं। ये दिया है सेक्शन 9 में, डिपॉजिट ऑफ नॉन बैंकिंग एसेट।
or any extension of such period as is the section provide, and such property shall be disposed of within such period or extended period as the case may be। और हमें इसी पीरियड के अंदर मतलब 7 साल के अंदर अंदर हमें वो प्रॉपर्टी डिस्पोज मतलब बैंक को डिस्पोज ऑफ करनी ही पड़ेगी, या जो भी एक्सटेंडेड पीरियड अगर होता है तो उसके अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉमिस विच फ्रॉम द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज सेक्शन 2 के एक क्लॉज एफ में दिया है सीजी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट इज कंटिजेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन आर वर्ल्ड। तो इसमें ये दिया कि अगर कोई इवेंट, ये हमने सेक्शन 36 में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एग्रीमेंट कंटिजेंट है इम्पॉसिबिलिटी पे, मतलब कोई इम्पॉसिबल इवेंट पे, और even if either party didn't know about the impossibility of the act, the contract would be void from since the beginning of the contract। Next is doctrine of restitution। So doctrine of restitution section 56 of contract act that is wait. Oh, sorry. Uh, Agreement contains, I keep getting confused about these two sections। uh, Section 36 is contingent on impossible event, and section 56 is agreement to do impossible event, और इसे doctrine of frustration भी कहते हैं। What does resolution plan mean? तो plan prepare, I didn't attempt this question। I was getting really confused with between option B and D। तो resolution plan दिया है section 5 clause 26 of IBC। Resolution plan means a plan proposed by resolution applicant for insolvency resolution of the corporate debtor as a going concern in accordance with part 2। तो जो एप्लीकेंट है, जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट है, वो जो प्लान प्रिपेयर करेगा, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन प्लान। नेक्स्ट इज हु शैल कॉन्स्टिट्यूट द कमिटी ऑफ क्रेडिटर एज पर सेक्शन। Next question is who shall constitute the committee of creditor as per section 20E1 of IBC? The correct answer is interim resolution professional। I मैं यही सोच रही थी, फिर मैंने दोबारा से किया। This was next question is committee of creditors। The IRPE shall after a collation of all claims received against the corporate debtor and determination of the financial position of the corporate debtor are constituted a committee of creditor। Section 20E1 talks about committee of creditor that will be constituted by a interim resolution professional। Next question is section 318 defines cheating। It was easy। Next is if an assembly was lawful at the beginning but later adopted a common object falling under section 189 clause 1, what is its legal status? So it's become unlawful assembly is subsequently। These are easier sections। Next is which of the following is not covered under goods as per Consumer Protection Act, section 2 clause 21। So section 2 clause 20 and tells and good is every kind of movable property and include food, which is as defined in FSSAI Act 2006। Next is special leave to appeal can be granted by the Supreme Court। मैंने ये भी नहीं I did attempt this and I got it right। No, I got it wrong। So what I did from any judgment, order, judgment and decree or a sentence by court or tribunal in territory of India, excluding any court or tribunal constituted by or under any law relating to armed force। That's what I did, but the right answer is from any order, judgment, decree or sentence or determination by court or tribunal in territory of India, excluding any court or tribunal constituted by or under any law relating to the armed force। Wait. From any order, a judgment, decree or sentence or determination by court or tribunal in territory of India, excluding any court or tribunal constituted by or under any law relating to armed force। What a judgment and decree or a sentence
So what I got wrong is a sentence or determination. So the option I selected it has only is sentence, has mentioned only is sentence, लेकिन कोई भी सेंटेंस, ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री, डिटर्मिनेशन, दे आर 5 थिंग्स जिन पे ए सुप्रीम कोर्ट स्पेशली दे सकती है, एक्सेप्ट अगर कोई कोर्ट या ट्रिब्यूनल है जो कि आर्म फोर्सेस के अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है उसके अलावा। आर्टिकल 136 टॉक्स अबाउट इट, नथिंग इन वी शुड रीड क्लॉज 2, nothing in clause 1 shall apply to any judgment, determination and sentence order passed or made by any court or tribunal constituted. Next question is oh my god, I I was so confident I didn't even look at another option. It's okay. That's why we give mocks. So the answer is 32, Article 32 and Article 39, and both confer jurisdiction power on Supreme Court to issue writs. Issue writs. Article 39 talks about Supreme Court. Article 39 says conferment on the Supreme Court of power to issue certain writs. Parliament may, by law, confer on the Supreme Court power to issue directions, order, or writ, including writs in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari, or any of them, for the purpose other than those mentioned in clause 2 of Article 32. So आर्टिकल 32 में एज अ फंडामेंटल राइट में बात की है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है किसी फंडामेंटल राइट के infringement के लिए, and Supreme Court then will issue these 5 kind of writs. But Article 139 says कि इन 5 cases, सॉरी, आर्टिकल 32 के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट को अगर किसी और मैटर में ये रिट्स इशू कर सकता है। इसका सिंपल मतलब ये है कि फंडामेंटल जरूरी नहीं है कि रिट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए इशू की जाए, किसी और मैटर के लिए भी की जा सकती है। नेक्स्ट, इफ अ कंज्यूमर dispute gets settled through mediation cell, then it shall be finally disposed by, मैंने किया है कि suitable order recording settlement passed by mediation cell। मैंने ये ऐसा सोच के किया था कि मीडिएशन सेल से होती है तो इसलिए उनके द्वारा ऑर्डर पास होगा तभी, बट द राइट आंसर इज सुटेबल ऑर्डर रिकॉर्डिंग सेटलमेंट पास्ड बाय कमीशन। जो कमीशन है वही ऑर्डर पास करेगी, यानी मीडिएशन से हो रहा। सेक्शन 81 says the district commission or the state commission or the national commission as the case may be within 7 days of the receipt of settlement report pass suitable order recording the settlement of consumer dispute and dispose the matter accordingly। So they are saying कि कोई कंज्यूमर डिस्प्यूट था, वो मीडिएशन के थ्रू सेटल हुआ, तो जिस भी जो भी मीडिएशन सेल है या मतलब वो जिसके भी अंदर आ रही हो, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, वो फिर विद इन 7 days ऑर्डर इशू करेंगे उस मैटर को फाइनली डिस्पोज करने के लिए। ये दिया है सेक्शन 81 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु गेव द पिजन हुक theory? Salmon. Obviously, it's very easy. Salmon and was the proponent of law of torts. Pigeon hole theory is what he propounded was okay, there are fixed definition of torts, and if any wrong fits in those definitions or fulfill those criteria, then only one can be granted remedy. Okay, so uh, but against Salman, no sorry, there is one other Winfield, I think he said there is law of tort. Law of tort means law of the torts are not exhaustible. Means they can be created new tort as we move forward and as new rights and remedy emerges. I don't think what I'm saying. What Salman says, there is a fixed list of torts or wrongs. If if the injury that has happened to one falls in falls in one of those lists, then only one person can be granted remedy. But Winfield, who propounded law of tort, he said that there is no fixed list, or actually the list is expandable, as uh,
अगर किसी के साथ कोई रॉन्ग हुआ है तो उसको वो रेमेडी मिलेगी। नेक्स्ट स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ऑब्वियसली इरेलेवेंट वर्सेस इज प्लेजर, सॉरी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि कोई भी पर्सन जो कि हैजार्डस चीज़ अपने प्रमाइस में रख रहा है, वो अगर वो हैजार्डस चीज़ उसके प्रमाइस से एस्केप करती है तो ही विल बी लायबल, वेदर ही वाज नेग्लिजेंट देन नो और एनीथिंग, ही विल बी लायबल। In computing the period of limitation for filing a suit, the day from which the period of limitation is reckoned obviously shall be excluded. Limitation एक्ट का सेक्शन 12 इस बारे में बात करता है कि जिस दिन वो उस जहाँ से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हुआ है वहाँ से जिस पहला दिन एक्सक्लूड करना होता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम, तो द मैक्सिम इज विजिलेंटिबस नॉन डोरमेंटिबस जूरा सबवेनिएंट। तो इसका मतलब होता है कि लॉ प्रोटेक्ट्स ओनली दोज हु आर विजिलेंट नॉट स्लीपिंग ओवर देयर राइट। और नेक्स्ट इज लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ द नोटिस इज प्रोवाइडेड अंडर विच सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट, सेक्शन 26। आई गॉट इट राइट, ये मैंने शायद वही पढ़ा था इसलिए मुझे आ गया। और इसके साथ है शायद सेक्शन 22 विच टॉक्स अबाउट फॉर्म ऑफ द बैंक नोट। या जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्योंकि मैंने आज सुबह ही एक्ट पढ़ा है। नेक्स्ट इज माय गॉड, ओ माय गॉड, आई गॉट इट राइट। तो इसमें कह रहे हैं एवरी ई बैंक नोट शैल बी ई लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया एंड शैल बी गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट गवर्नर ऑफ आरबीआई। पर आई थॉट कि उसमें लिखा होता है मैं धारक को वट एवर द अमाउंट ऑफ नोटिस पे करने का वादा करता हूँ, तो इट शुड बी गवर्नर ऑफ आरबीआई। लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया इन पेमेंट और अकाउंट, so it is central government, thank god कि मुझे यहीं आ गया। which of the following section of TPEA a cover transfer of unborn person, section 30। इसको ओके, मुझे सेक्शन थोड़े अच्छे से याद नहीं है, मैंने कुछ दिन पहले रिवाइज किया था जबकि तो सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू एन अनबोर्न पर्सन। नेक्स्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस 53A। माय गॉड, इसमें इतना याद रखना है कि डॉक्टर ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस सेक्शन 53A में है, सेक्शन 53A में, नॉट 54 है। व्हाट इज 54A अबाउट? आई विल लुक इनटू इट लेटर। नेक्स्ट इज सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ownership in exchange of price paid or promised, okay। and next is price part paid and part promised। price पे हो सकती है, प्रॉमिस की जा सकती है, प्राइस पार्ट पेड या पार्ट प्रॉमिस्ड हो सकती है। जो सेल है वो टीपी के सेक्शन 54 में दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, ये मैंने नहीं किया था। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन होती है सेक्शन 30, डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन सेक्शन 35 से आती है, जहाँ पर इन अ पर्टिकुलर केस ओनली व्हेन सर्टेन कंडीशन आर फुलफिल्ड पर्सन प्रोफेस टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी विच ही हैज नो राइट टू ट्रांसफर। इलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज आस्क्ड टू बी मेड टू अ पर्सन only when he holds a property interest which are disposed of by the act of such professed ट्रांसफर। मतलब पर्सन ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है जिसके ऊपर उसका कोई राइट नहीं था, मतलब जिस उसके पास कोई राइट टू ट्रांसफ़र नहीं था, तब वो अपना जब वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है तब डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन आती है, और ये दी है सेक्शन 35 ऑफ TPA। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ फीमेल डिपेंडेंट आफ्टर हर मैरिज, मैंने ये भी नहीं किया था। डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हर अलोन एंड डिक्री शैल बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट हर हस्बैंड ऑल्सो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो ये दिया है ऑर्डर 22 रूल 7। ऑर्डर 22 रूल 7 सूट नॉट अबेटेड बाय मैरिज ऑफ फीमेल पार्टी, कि तो हम उस फीमेल के अगेंस्ट अभी शादी हो गई तभी उस फीमेल के अगेंस्ट सूट जो डिक्री है उसे
एग्जीक्यूट कराएंगे या फिर उसके हस्बैंड के अगेंस्ट भी करा सकते हैं विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट इज adjournment cannot be granted for more than 3 times। CPC, I need to revise CPC। ऑर्डर 17 में दिया है, ऑर्डर 17 रूल 1 में दिया है कि कोर्ट में ग्रांट टाइम एंड adjourn hearing, provided that no adjournment shall be granted more than 3 times to a party during hearing of suit। मतलब हर पार्टी को एक सूट में 3 एडजर्नमेंट मिलेंगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 14 ऑफ CPEC provides for presumption as the jurisdiction of court passing foreign judgment if certified copy of judgment is produced। तो प्रिजम्पशन की बात करते हैं कि अगर हमारे पास सर्टिफाइड कॉपी है फॉरेन जजमेंट की तो कोर्ट विल प्रिज्यूम कि ये जो जजमेंट है वो फॉरेन कोर्ट ने कॉम्पिटेंट फॉरेन कोर्ट ने पास की है अनलेस द कॉन्ट्रारी अपीयर्स ऑन रिकॉर्ड। नेक्स्ट मैंने लाइन ही गलत की सॉरी। सूट अदर देन फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग्स डन और पर्सन डन टू पर्सन और इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी फाइल्ड एट BSc इन द प्लेस मुझे पढ़ लेना चाहिए। CPC के सेक्शन 20 में दिया है कि ऑर्डर अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर डिफेंडेंट रिसाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। तो इसमें आगे दिया सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन अफॉरसेड एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट within the local limits of whose jurisdiction sorry the defendant or each of the defendant where there are more than one at the time of commencement of the suit actually and voluntarily decides or carries on business or personally works for gain। तो मतलब जहाँ पर कोई डिफेंडेंट रहता है या फिर अपना बिजनेस करता है। सेकंड इज any of the defendant where there are more than one at the time of commencement of the suit actually and voluntarily decides और तो पहला है कि डिफेंडेंट जहाँ पर रहता हो या जहाँ पर बिजनेस करता हो। दूसरा है कि प्रोवाइड दैट इन सच केस आइदर द लीव ऑफ द कोर्ट इज गिवन डिफेंडेंट हु डू नॉट रिसाइड और कैरी ऑन बिजनेस पर्सनली वर्क फॉर गेन एज अपॉर्चुनिटी इन सच इंस्टीट्यूशन द कॉज ऑफ एक्शन होल्ड और जहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज करता हो। नेक्स्ट इज इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन अ स्टेट। तो मैं आर्टिकल 356 में दिया है स्टेट नेक्स्ट इज द डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी द कंपनी शैल क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड। तो वो इसके आंसर है कि एक सॉरी जहाँ पर डिवेंचर इशू है कंपनी के द्वारा तो जो कंपनी है वो एक डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट क्रिएट करेगी और ये अकाउंट इस अकाउंट में क्या होंगे वो प्रॉफिट्स आएंगे जो कंपनी के पास अवेलेबल है और इनमें से कोई भी अमाउंट क्रेडिट नहीं की जाएगी मतलब निकाली नहीं जाएगी अनलेस वो उन डिवेंचर को रिडेम करने के लिए हो। ये दिया है सेक्शन 71 ऑफ कंपनीज एक्ट। सेक्शन 17(1) ऑफ कंपनीज एक्ट रिजर्व फंड फॉर डिवेंचर पेमेंट redemption of debentures। Next is minimum number of members for private company 2 वन पार्टी कंपनी में एक और जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें मिनिमम नंबर 7 होना चाहिए। ये दिया सेक्शन 3 में। हाँ हम उनकी बात कर सकते हैं डायरेक्टर्स की तो जो 1% कंपनी है ऑब्वियसली उसमें मिनिमम एक डायरेक्टर होना चाहिए। जो प्राइवेट कंपनी है या फिर हाँ जो प्राइवेट कंपनी है उसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए और जो पब्लिक पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए पर उसमें एक मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं मतलब मिनिमम 3 मैक्सिमम 15। तो 15 पब्लिक कंपनी 15 से ज़्यादा भी डायरेक्टर हो सकते हैं अगर जो उनका परमिशन ऑफ बोर्ड आई थिंक डोंट रिमेम्बर द कंपनी। हाँ पर मैं बता रही हूँ कि हो सकते हैं किसी की परमिशन के साथ तो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट इज कंपनी इज एक्ट 2013 वाज इनेक्टेड ऑन ये मुझे याद है 29 अगस्त 2013। 29 अगस्त 2013 कोई एक और एक्ट है जो अगस्त में इन्फोर्स हुआ था आई थिंक इट वाज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 20 अगस्त कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट
20 अगस्त को हुआ था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेटेड टू रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट। तो सेक्शन 32 में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट की बात की है। तो क्या होते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट? अ कंपनी प्रपोजिंग टू मेक एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी मे इशू अ रेड हेरिंग prospectus prior to the issue of prospectus। तो जो कंपनी अपनी जो सिक्योरिटी इशू करने वाली है तो उसके लिए इसको प्रोस्पेक्टस इशू करने पड़ते हैं। और प्रोस्पेक्टस मतलब जिसमें वो सारी डिटेल्स देंगे कि उनके शेयर्स की, उनकी कंपनी की। तो उस प्रोस्पेक्टस को इशू करने से भी पहले कंपनी एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करेगी अंडर सेक्शन 32। फिर सेकंड क्लॉज है, अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस as under subsection 1 shall file it with the registrar at least 3 days prior to the opening of the subscription list and the offer। मतलब इसमें कहना चाह रहे हैं कि आईपीओ से 3 दिन पहले आपको रजिस्ट्रार को रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ेगा। फिर clause 3 है, a red herring prospectus shall carry the same obligation as are applicable to a prospectus, and any variation between the red herring prospectus and the prospectus shall be highlighted as variation in the prospectus। तो इसमें कह रहे हैं कि ये जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होगा उसमें भी वो सारी ऑब्लिगेशन होंगी जो किसी नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में होती हैं, और अगर उन दोनों में कोई वेरिएशन है तो उनको हाईलाइट किया जाएगा कि हाँ ये वेरिएशन है। नेक्स्ट इज इंस्ट्रूमेंट अपॉइंटिंग अ प्रॉक्सी शेल। ये भी कंपनी एक्ट के सेक्शन 105 में दिया है कि जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो काम ये मैंने किया था तो मुझे सेक्शन नंबर याद नहीं है। तो सेक्शन है सेक्शन 105। कोई इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहा है तो पहले तो वो राइटिंग में होना चाहिए, और जो अपॉइंटर है या उसका अटॉर्नी है उसके द्वारा साइंड होना चाहिए। या फिर अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसकी सील होनी चाहिए, या फिर जो भी उनकी बॉडी कॉर्पोरेट की अटॉर्नी है उनके द्वारा साइन होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 105। Next is which section of the Companies Act deals with the provision of IEPF? Oh my god। तो सेक्शन 125 में मैंने ओ माय गॉड इसलिए कहा क्योंकि मैंने सुबह याद किया तो मुझे याद नहीं रहा। मैं सिर्फ ये दो ऑप्शंस में कंफ्यूज थी, ऑब्वियसली मैंने गलत वाला चूज किया। सेक्शन 125 में IEPF की है, मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ओके। Under section 63 of BNF, which of the following is BSA, sorry, which of the following is a new requirement compared to section 65B of the New Evidence Act, Indian Evidence Act 1872 for the admissibility of the electronic record। तो ये सारे जो ऑप्शन दिए थे वो वैसे सही थे, जो सेक्शन 63 दिया उसके हिसाब से, लेकिन इसमें से नया क्या ऐड हुआ था कि अ सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एट ईच इंस्टेंस वेयर इट इज़ बीइंग सबमिटेड फॉर एडमिशन, साइंड बाय बोथ द पर्सन इन चार्ज ऑफ डिवाइस एंड एन एक्सपर्ट। तो ठीक है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देंगे तो हमें उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा जहाँ और साथ में जो दोनों जो पर्सन इंचार्ज हैं डिवाइस उस डिवाइस के उनके द्वारा साइन होगा और एक एक्सपर्ट के द्वारा भी साइन होगा। ये मुझे नहीं पता था। नेक्स्ट इज सेक्शन 22 BSA render a confession irrelevant in criminal proceeding if it is made under certain circumstances। सबको फॉलोइंग करके यार ये कैसे गलत हो गया? ओके, मैंने किया है कि पहले भी ई सेक्शन जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसमें ऑलरेडी ई क्वेश्चन वर्ड एग्जिस्ट करता था और सेम चीज सेम उसे रेप्लिकेट कर दिया गया है यहाँ BSA में अंडर सेक्शन 22। द राइट आंसर इज कि ई नहीं, जो वर्ड क्वेश्चन है उसका मीनिंग एक्सपेंड किया गया है, एक्सपेंड द स्कोप ऑफ इनएडमिसिबल कन्फेशन कंपेयर टू द दूसरे स्कोप को बढ़ाया गया है। द करस्पॉन्डिंग तो जो वो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें सिर्फ इंडूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस यही इंक्लूडेड थे, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन इंक्लूड नहीं था। ओके। तो वो जो वो इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें सेक्शन 22 के अंदर सेक्शन 22 एक्चुअली कन्फेशन करता है। सेक्शन 22 एक्चुअली कन्फेशन की बात करता है कि अगर कोई कन्फेशन क्वेश्चन एनुअल इन्फ्लुएंस या एनी किसी कंडीशन के अंडर दिया जाता है तो वो रेलेवेंट नहीं होगा। तो जो पुराना एक्ट था यानी इंडियन एविडेंस एक्ट था उसमें क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड नहीं था। अब सेक्शन 24 में उस इस सेक्शन
सेक्शन का इसको बढ़ा दिया, उसमें एक क्वेश्चन वर्ड भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये ये मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, जब टेस्ट दे दिया उसके बाद क्या मतलब कम्युनिकेशन थ्रू व्हाट्सएप प्रोवाइडिंग रिकॉर्ड ऑफ एग्रीमेंट टू आर्बिट्रेशन शेल अमाउंट टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन राइटिंग इन। तो एक्चुअली सेक्शन 7 में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की बात की, आई थिंक सेक्शन 7 में दिया है कि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होगा, कोई भी राइटिंग में होना चाहिए, दोनों पार्टी के द्वारा साइन होना चाहिए, और अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कोई चैट होती है और दोनों पार्टी ही अग्री कर रही हैं उस चैट में, तो उसे भी एडमिसेबल मानेंगे, मतलब वो भी एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा। फिर नेक्स्ट है व्हेन देयर इज मोर देन वन कंसिलेटर एंड दे आउट टू एक्ट जॉइंटली। तो सेक्शन 63 में नंबर ऑफ कंसिलेटर की बात की है। तो यहाँ कम से कम एक कंसिलेटर तो होना चाहिए, अनलेस जो पार्टी अग्री करती है कि वहाँ 2 या 3 कंसिलेटर हों, और अगर एक से ज़्यादा कंसिलेटर हैं तो वो जॉइंटली एक्ट करेंगे। कहाँ पर दिया है? सेक्शन 63 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996। फिर अब कॉन्सिलेटर, ऑब्वियसली कॉन्सिलेटर का काम क्या होता है कि जो पॉसिबल सेटलमेंट है उसे वो से फॉर्म करे। सेक्शन 73 में सेटलमेंट एग्रीमेंट की बात की है, मुझे ऐसा क्या होता है 74, तो मैं ये चेक करूँगी, मुझे एक्ट पढ़ना ही है कोई बात नहीं है। सेक्शन 3 आरटीआई में कहता है कि ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू इंफॉर्मेशन, और राइट टू इंफॉर्मेशन की सेक्शन 2 के क्लॉज जे में भी बात की गई है। ऐसे ऐसे या जे में बात की है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या इंक्लूड होता है, तो 6 चीज़ें हैं जो राइट टू इन्फॉर्म द्वारा से। सेक्शन 3 कहता है कि इस सबको राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड किया जाए, सब ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू इन्फॉर्मेशन। लेकिन ये जो डेफिनेशन क्लॉज है, डेफिनेशन सेक्शन है 2, उसका क्लॉज से उसमें दिया है कि राइट टू, उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन को डिफाइन किया है, तो राइट टू डेफिनेशन में दिया है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो 6 राइट टू इन्फॉर्मेशन, 6 राइट्स हैं जो कि हमारे पास है। पहला है प्रोटेक्शन, मतलब मैंने ऐसे प्रोटेक्शन, अश्योरेंस, रीअश्योर्ड, अवेयर, मैं भूल गई, मुझे याद है, असेस, अवेयर आई थिंक। एज पर सेक्शन 4 ऑफ आरटीआई एक्ट एवरी ई पब्लिक अथॉरिटी शेल, ठीक है, तो इसमें सेक्शन 4 में ये दिया गया आरटीआई एक्ट के जो भी पब्लिक अथॉरिटी है वो 120 डेज के अंदर और जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में, उनकी वर्किंग के बारे में, उनके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं या जो भी ऑफिसर्स हैं और उनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इन सब के पर्टिकुलर उसको वो पब्लिश करेगा विद इन दी मतलब 120 डेज के अंदर, जब से ये एक्ट एनफोर्स हुआ है तब से। नेक्स्ट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुई थी? 14 अक्टूबर 2003। मुझे सिर्फ इतना याद था कि 2003 में इस्टेब्लिश हुई है, पर अब डेट भी याद करते हैं, कौन सी डेट? 14 अक्टूबर 2003। सेक्शन 7 बात करता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट इज व्हाट, ओके, तो इसमें बात की कि कोई कंपटीशन एक्ट के मुझे समझ में आ गया कि मतलब इसमें कार्टेल की बात की है, मतलब कोई कंपटीशन एक्ट के अंदर एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है सेक्शन 3 में। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होते हैं कि कोई मिलकर एग्रीमेंट करता है कि हम मतलब किन्हीं प्रोडक्ट की या सर्विसेज की प्राइस परचेज या सेल प्राइस को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, या उनकी टेक्नोलॉजी मार्केट एक्सेस या इनको रोकने की कोशिश करते हैं। और एक और था, हाँ, उनकी किसी प्रोडक्ट या सर्विस की प्रोडक्शन सप्लाई हो, इन सबको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे एग्रीमेंट वर्ड होते हैं, इलीगल नहीं होते हैं, वर्ड होते हैं। आई डोंट इवन नो why did I opted for illegal. This is how my brain works in mock. It's too stupid. मुझे ये बहुत अच्छे से आता था सब। नेक्स्ट इज तो इसमें बात की कि जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हैं वो कौन इस्टेब्लिश करेगा, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ये भी सेक्शन 3 में बात की है। नेक्स्ट इज सॉरी,
ओह! तो ये क्वेश्चन था कि ये जो रिकवरी ऑफ जो डेट है उसके अमाउंट को रिकवरी करने के लिए सेक्शन 19 के अंदर क्या-क्या मोड्स दिए हैं। तो मुझे लगा कि अरेस्ट तो नहीं दिया होगा, अरेस्ट और डिटेंशन पर अपेरेंटली अंडर सेक्शन सेक्शन 19 के अंदर दिया हुआ है। तो हम क्या-क्या कर सकते हैं उसको डिफेंडेंट को अरेस्ट कर सकते हैं, उसको प्रिजन में डिटेन कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को पजेस कर सकते हैं और जो प्रॉपर्टी उसने इंटरेस्ट पे मतलब सिक्योरिटी की तरह दी थी उसको उसका पोजीशन ले सकते हैं और दूसरा है कि जो उसकी बाकी की मूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी उनको अटैच और सेल कर सकते हैं। एक और चीज़ है एनी अदर मोड ऑफ रिकवरी एज में भी और कोई और मोड ऑफ रिकवरी हो सकता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। पहले तो मोड ऑफ रिकवरी ऑफ डेट सेक्शन 25 में दिया था, यहाँ सेक्शन 19 का लिखा है। सेक्शन 19 है सर्टिफिकेट ऑन रिसीप्ट ऑफ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 19। सेक्शन 25 में मोड ऑफ रिकवरी की बात की है, 4 मोड है। उनको अरेस्ट भी करा सकते हो आप, उनकी जो प्रॉपर्टी उन्होंने सिक्योरिटी पे रखी थी उसको अटैच कर सकते हो। तीसरा है कि उनकी जो मूवेबल एंड प्रॉपर्टी है उनको अटैच और सेल किया जा सकता है। चौथा है कि कोई और मोड जो कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। नेक्स्ट इज कोई कंडीशन है मतलब मजिस्ट्रेट ने जब बेल देते टाइम अगर कोई कंडीशन रखी है तो उसको कौन मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी सेशन कोर्ट सेशन जज या हाई कोर्ट। ये सेक्शन 439 ऑफ CRPC में दिया है, तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कि 308 सेक्शन 356 क्लॉज 2 के अंदर कोई मतलब बिफोर प्रोसीडिंग विद ट्रायल इन absentia जो द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायर्ड स्टेप। तो इसमें बताया कि क्या क्या करना पड़ेगा हमें कि एक्स पार्टे और देने से पहले तो पहले आता है कि उनको कम से कम 2 कॉन्सेक्यूटिव वारंट दिए और न्यूज़पेपर में पब्लिश कराया आपने, उनके रिलेटिव और फ्रेंड्स को भी बताया कि हम आपके बिना ऑर्डर देने वाले हैं और उसके रेसिडेंस पे भी जो नोटिस था वो फिक्स किया टू एंश्योर कि हाँ उसको पता चल गया है कि कोर्ट ने डिसाइड किया कि वो आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन हमें हाई कोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ऐसा हमें मतलब कोर्ट को ऐसा करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट इज़ कि एल सेक्शन 11 ने बात की है LLP के कि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। फिर नेक्स्ट है LLP अकॉर्डिंग टू LLP एक्ट द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शेल। तो जो 11 में बताया है कि ये इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसमें क्या क्या होना चाहिए कि वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो कि प्रिस्क्राइब हो, बी इन एनी फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बट शेल स्टेट द नेम ऑफ LLP। ये इंपॉर्टेंट है, ये शायद अभी किसी एक में पूछा था कि LLP और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इन दोनों में से कोई एक वर्ड इनके नाम में होना ही चाहिए। और जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उसमें एक कम मतलब उसमें एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस भी लिखा हो और जो प्रपोज्ड बिजनेस है उसके बारे में भी लिखा हो। नेक्स्ट कुछ छूट गई क्या? बी इन किसी फॉर्म में हो सकता है जो स्टेट द नेम ऑफ नाम बताएगा LLP का, स्टेट द प्रपोज्ड बिजनेस उनका बिजनेस क्या है वो बताएगा, उनका जो एड्रेस है और रजिस्टर्ड ऑफिस उसके बारे में बताएगा, जो मतलब जो LLP में जो भी पार्टनर्स हैं उनके बारे में बताएगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन हुआ आर टू बी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ लिमिटेड पार्टनरशिप ऑन कॉर्पोरेशन और उनके नेम और एड्रेस बताएगा जो इनकॉर्पोरेशन में पार्टनर्स बनने वाले हैं और कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी डिस्क्राइब करेगा। सेक्शन 11 ऑफ LLP। नेक्स्ट इज एज पर पार्टनरशिप इन केस अ पार्टनर कॉज दिस लॉस टू एनी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी रेस्ट विद। सेक्शन 26 में बताइए कि अगर कोई फर्म की क्या लाइबिलिटी होगी अगर कोई पार्टनर लॉफुल रॉन्गफुल एक्टिंग करता है, तो इसमें क्या है कि द पार्टनर तो लाइबिलिटी किसके पास है, ऑब्वियसली पार्टनर यार क्या है, तो जो पार्टनर है वो खुद तो लायबल होगा ही और फर्म है वो भी लायबल होगी क्योंकि वो एक जो पार्टनरशिप में पार्टनर एक दूसरे के भी एजेंट होते हैं, फर्म्स के भी एजेंट होते हैं और जॉइंटली एंड सेवरली लायबल होते हैं। नेक्स्ट इज विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी एक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ARC। सेक्शन 33 में दिया है और इसमें दिया है कि ARC अपना काम तभी शुरू करेगी जब
उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया है और उनके पास नेट ओन्ड फंड है कम आई थिंक 2 करोड़ से ज़्यादा के उनके पास नेट ओन्ड फंड है या फिर जो भी RBI प्रेफर कर रहे हैं। फिर व्हेन अ कॉन्सलेशन इज ऑनगोइंग ऑन अ सब्जेक्ट मैटर डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टी में मैंने किया है आंसर पार्टी में नॉट इनिशिएट आर्बिट्रेशन और जुडिशियल प्रोसीडिंग ऑन इट। यार जो एक मैंने ज़्यादा पढ़े हैं वही सारे गलत लिखे हैं। सेक्शन 77 में दिया है कि द पार्टी शैल नॉट इनिशिएट ड्यूरिंग द कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग एनी आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ अ डिस्प्यूट दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग एक्सेप्ट दैट अ पार्टी में इनिशिएट arbitral or judicial proceeding where in his opinion such proceedings are necessary for preserving his right। तो सेक्शन 77 इस बात को मना करता है कि आप जाकर जब तक आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोई दूसरी आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं करोगे अनलेस आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ये राइट इफेक्ट होने वाला है। एज फॉर पार्टनरशिप एक्ट माइनर हाँ तो जो पार्टनर्स हैं उनकी मर्जी से हम माइनर पार्टनर नहीं हो सकता लेकिन ऐसे बेनिफिट टू द पार्टनरशिप में एडमिट किया जा सकता है। ये सेक्शन 30 में दिया है। पार्टनर कोई लायबल नहीं होता पार्टनरशिप के मतलब इंडिविजुअली लायबल नहीं होता पार्टनर फर्म के एक्ट्स के लिए लेकिन उसकी जो एसेट्स होती हैं उस फर्म में वो लायबल होती हैं। एसेट्स मतलब उसके जो शेयर होता है। एन आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी मेड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग। तो जब प्लीडिंग हो गई उसके 12 महीने मैंने किया क्यों नहीं है किया हुआ नहीं 12 महीने के अंदर अंदर जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो दे देना चाहिए। ये दिया है हमें सेक्शन 29A में जिसमें टाइम लिमिट दिया है इन मैटर अदर देन इंटरनेट आर्बिट्रेशन 2 तरह की होती है डोमेस्टिक एक इंटरनेशनल कमर्शियल। तो जो डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है वहाँ पर 12 महीने के अंदर अंदर पूरा होगा मतलब 1 साल के अंदर पूरा होगा। ओके that the award in the matter of international commercial arbitration may be made as expeditiously as possible and endeavor may be made to dispose of the matter within a period of 12 months from the date of completion of pleading under subsection। ओके तो मतलब वो 12 महीने के अंदर जो हमने प्लीडिंग पूरी हो गई हैं दोनों पार्टीज के उसके अंदर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से क्या क्या गलती रही एक तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ थोड़ा और केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि सब आते हुए भी अगर आप गलत कर रहे हो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। मुझे आर्बिट्रेशन कॉन्सलेशन एक्ट रिवाइज करने की ज़रूरत है। मुझे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड कंपनीज एक्ट और CPC ये रिवाइज करने की ज़रूरत है और आई थिंक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम मैंने वो अभी इतना रिवाइज किया ना 4 बार तभी समाओ आई मेस्ड अप। और कोई चीज़ और है या TPA आई नीड टू रिवाइज TPA टू। तो कल मैं फिर से दूंगी इन चेक सारे नहीं पर इनमें से ए मेजर ज़्यादातर एक्ट को रिवाइज करके होपफुली कल मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कुछ नहीं अगर आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं। आप ही बताइए अगर आपने ये मॉक अटेम्प्ट किया हो तो बाय द वे ये मॉक मैंने IB एग्ज़ाम पे अटेम्प्ट किया था और फ्रीली अवेलेबल था। तो आप भी जाकर अटेम्प्ट कीजिए और आप बताइए आपका क्या स्कोर रहा आपका आपके कौन से वीक सब्जेक्ट हैं और या कौन से स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हैं और अगर आपके पास कोई और सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे दीजिए।